ओके स्टूडेंट्स, तो बुक 1 तो हो चुकी है। अब बुक 2 के लिए मैं आप लोगों के साथ सारे टॉपिक डिस्कस करता हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंटीग्रेशन देख लिया है। इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग सारी फॉर्म पढ़ चुके हैं। तो अब मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी कि हमारी बुक 2 का सेकेंड चैप्टर कहलाता है। इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ एक इंटीग्रल का फॉर्मूला याद रखना है और वो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस इंटीग्रल के फॉर्मूले को याद कर लेना क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आएगा। ये होता है x अपॉन 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। क्योंकि ये जो है वो हमारे काम आएगा दो तरीके के कर्व्स के अंदर, क्योंकि सिलेबस के अंदर जब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स तो इसमें आपको याद करना है पहला लाइन, दूसरा पैराबोला, ठीक है, तीसरा सर्कल और चौथा इलिप्स। ठीक है। अब अगर मैं सर्कल की बात करूं या एलिप्स की बात करूं, इसी के लिए आप लोगों को ये वाला इंटीग्रल जो है वो याद रखना है। अब ये जो इंटीग्रल है ये हमारी हेल्प करेगा। इसके लिए शेप आप लोग याद कर लेना, सर्कल की शेप, एलिप्स, पैराबोला दो शेप के होते हैं, एक अपवर्ड खुला हुआ, एक इस तरफ। तो इसकी इक्वेशन याद करनी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये वाला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, सर्कल x माइनस एच होल स्क्वायर, वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर, और एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लाइन के बारे में हम लोग जानते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये बेसिक कर्व्स को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग इसके एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर इसका यूज दे रखा है। तो एक क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स एक्सिस। अब इसके लिए आप लोग को बता दूं, ये हमारा जो कैटेगरी है जहां एक वेरिएबल स्क्वायर में हो और एक सिंगल पावर में हो, वो पैराबोला कहलाता है। इसका मतलब ये कैसा पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1 कर दिया। थोड़ा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन को याद रखिएगा, ये अगर कैपिटल वाई बता रहा है तो ये कैपिटल एक्स का स्क्वायर है। इससे हमें पता लग गया हमारा पैराबोला ऊपर की तरफ खुला रहेगा। इसको इज इक्वल टू 0 रखने पे y की वैल्यू 1 आ रही है, इसको x इज इक्वल टू 0। इससे हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिल गया कि हमारा पैराबोला जो है वो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 यानी यहाँ बनेगा। तो आप इसके अकॉर्डिंगली ये पैराबोला मैं इस तरीके से डेवलप कर देता हूँ। तो रफ स्केच हमें आने चाहिए। दूसरा x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस है। उसके बाद x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे एक लाइन आएगी, x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस, यानी हमें ये वाला एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है। मार्क्स वाइज बता दूं, डायग्राम बनाओगे 1 नंबर पाओगे, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद x एक्सिस बाउंड्री दे रखी है, यहाँ से एक लाइन बनाओ। बेस्ट तरीका रहता है लाइन ड्रॉ कर लो, जहाँ वो टच करेगा उसका इंटीग्रेशन यानी y dx। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये वो फॉर्मूला है जहाँ पे एक कर्व x एक्सिस के साथ जो एरिया बनाता है, जहाँ x की वैल्यूज़ दे रखी हैं, यहाँ पे होता है a से b तक, और ये हम लोग कर्व में से लेके आएंगे, इट इज़ फ्रॉम द कर्व। तो हमारे इस क्वेश्चन में a की वैल्यू दे रखी है 0, b की वैल्यू है 2, तो एरिया क्या बन गया 0 से 2 तक y। कर्व की इक्वेशन से y क्या दे रखा है, बड़ा ही सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, तब ये हमारा एरिया आ जाएगा विच इज़ एक्स क्यूब बाई 3 एंड खाली x 0 से 2 तक। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करनी है आपको। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/3 प्लस 2, बाकी 0 हैं, आप चेक कर सकते हो। तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा ये बन जाएगा एलसीएम लेने पे
अपने पास हो गया 6/3 यानी 8 + 6/3, तो ये हो गया हमारे पास आंसर 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो एक पैराबोला का क्वेश्चन ले सकते हैं। अब एक लेते हैं हम लोग सर्कल या एलिप्स का क्वेश्चन। अपने पास दे रखा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x²/9 y²/4 = 1 एंड x = 2। अब ये एलिप्स के फॉर्मेट हमारे को पता है, x²/a² y²/b² = 1। अगर a बड़ा है b से, वैसे तो a बड़ा है b से ही लेना पड़ता है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से एलिप्स बनेगा। ठीक है, अब ये एलिप्स का मैंने जस्ट एक रफ डायग्राम बनाया। अपना रफ डायग्राम जरूर बनाना एग्जाम में जब भी आएगा। तो ऐसे में हमें यहाँ पे साफ पता लग रहा है ये a² यानी कि ये 3 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है, तो रफ स्केच जरूर बनाएंगे। तो ये 2 और 3, तो ये हमारे पास एलिप्स कुछ इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, तो ये देखिए ये एक एलिप्स रेडी है। इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ। बेटा लिखा जरूर होता है रफ डायग्राम, यानी आपको एक रफ डायग्राम के साथ साथ ये समझ लो एक फेयर के जैसा ड्रॉ करना है। ये हो गया। अब एलिप्स के ऊपर क्वेश्चन क्या बनता है, 2 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। अगर ये एलिप्स ही दे रखा है तो आप लोगों को एरिया निकालना है। 4 क्वाड्रेंट्स में बटा हुआ है, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के 4 गुना कर देना। बट यहाँ पे इन्होंने x = 2 की लाइन भी बता रखी है। अब बड़ा लिमिटेड है ऐसे क्वेश्चन हमारे पास, तो यहाँ पे हमें साफ पता लग रहा है ये एरिया निकालना है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक वर्ड और जुड़ा होगा, स्मॉलर एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से स्मॉलर एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें साफ नजर आ रहा है 2 2 3 अपने पास पॉइंट्स दे रखे हैं। एक्स एक्सिस से लाइन ड्रॉ कीजिए, ऊपर टच कर रहा है, इसका मतलब ये भी वही फॉर्मेट बनेगा। ये होगा हमारा इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 तक y लाना है एलिप्स में से और dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। क्योंकि एरिया नीचे भी है इसीलिए इसका हो जाएगा डबल, तो इसका मिलेगा 1 नंबर। और इंटीग्रेशन में अब यहां से आप लोग y की वैल्यू निकाल लें। y²/4 जो है वो 1 - x²/9 है, एलसीएम लिया और y² की वैल्यू हमें साफ दिख रही है, वो हो जाएगी 9 - x² का रूट, और यहाँ का जो 4 था वो ऊपर आ जाएगा, यानी कि मैं स्क्वायर भी हटा रहा हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2/3। क्लियर? अब मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन में 2 से 3 तक, और ये 2/3 रूट में 9 - x² dx। ये मैं बाहर ले लेता हूँ, 4/3 इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला इसीलिए हम लोगों ने याद रखा है। तो ये हो जाएगा x/2 रूट में 9 - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a। इसका हम लोग इंटीग्रेशन 2 से 3 तक इंटीग्रेट कर देंगे। ये वैल्यू हो जाएगी 4/3। पहले मैंने रखा 3, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि 9 - 9 आएगा। यहाँ पे रखेंगे तो 9/2 साइन इनवर्स 3/3 यानी कि साइन इनवर्स 1 होता है। फिर माइनस, अब मैं लोअर वैल्यू रखूँगा 2 यहाँ रखिए, 2/2 इज़ 1 एंड 9 - 2 का स्क्वायर इज़ 4, तो 9 - 4 इज़ √5, तो √5 की एक टर्म भी आ रही है। फिर से माइनस 9/2 और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2/3। चिंता ना करें, यहीं पे छोड़ देना है। ये एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, बोर्ड एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो उसके ऊपर जितना पूछा है उतना ही जवाब दें, सिंप्लीफाई ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/3, ये बन गया 9/2, π/2 होता है ये, और ये हो जाएगा माइनस √5 माइनस 9/2 साइन इनवर्स ऑफ 2/3। अब आप देखो यहाँ पे ये जो टर्म है इसके अंदर आप 9/2 जो है वो कॉमन ले सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2/3। थोड़ी सी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का चाहो तो प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि 90 माइनस साइन इनवर्स यानी π/2 माइनस साइन इनवर्स इज कॉस इनवर्स। अब ये भी आंसर छोड़ सकते हो या ये वाला आंसर भी लिख सकते हो, विच इज कॉस इनवर्स 2/3। ठीक है, और माइनस √5। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर सर्कल आया तो भी यही फॉर्मूला यूज़ में आएगा।
तो क्विक रिवीजन के अंदर आप लोगों ने ध्यान रखना है। दूसरा तरीका जो इसके अंदर बनता है, कई बार एक्स एक्सिस नहीं आती है, हमारे पास वाई एक्सिस आती है। एक वाई एक्सिस का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। अगर आप डायग्राम देखो तो इस बार मैंने एक सर्कल लिया है, सर्कल के अंदर भी आपको वही फॉर्मेट करना है। तो रफ डायग्राम जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से है। देयर इज अ सर्कल और इस सर्कल में y इज इक्वल टू 2 पे भी एक लाइन है, ठीक है। तो ऐसे में हमें स्मॉलर एरिया निकालना है, यानी कि ये एरिया है। अब इसके ऊपर कॉन्सेप्ट हमारा कुछ ऐसा ही दे रखा है कि भाई आएगा वैसे बड़ा सिंपल, बट अभी मैं यहाँ y एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 2 से 4 तक, क्योंकि यहाँ 16 दे रखा है तो 4 तक है। ये एरिया निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 से 4 तक x dy, क्योंकि ये इस तरफ भी है, ये देखिए ये वाला पोर्शन भी दे रखा है, इसलिए इसका डबल कर देंगे। तो हमारा ये जो आंसर होगा वो इस इंटीग्रल से मिलेगा। तो 2/4, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो रूट में 16 माइनस वाई स्क्वायर dx। बड़ा सिंपल है, मैं नहीं करूँगा इसको क्योंकि ये आप लोग खुद कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास कर्व दे रखा, ये फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला रखिए, आंसर निकाल लीजिए। तो हमारे पास सिर्फ पैराबोला, सर्कल, इलिप्स और लाइन, इनके क्वेश्चन आ सकते हैं। और ज़्यादातर वो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स नहीं देंगे, इसलिए मैंने सर्कल और एलिप्स का नहीं दिया है इस एग्ज़ाम के लिए। तो हमें इतना ही करना है। तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। और दूसरा आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर दो चीज़ें याद रखनी है। एक, हम लोगों को डिग्री और ऑर्डर के बारे में देखना है। अब डिग्री और ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर हम लोग कहते हैं हाईएस्ट ऑर्डर, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर टर्म अवेलेबल है उसी से हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बनेगा। और डिग्री जो है वो आप लोग सिंपल वर्ड में याद रख लो, इट इज पावर ऑफ दैट हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है। इस तरीके से आप डिग्री एंड ऑर्डर को डिसाइड कर सकते हो। और दूसरा, फॉर्मेशन अपने है नहीं तो हमें सॉल्यूशन याद करना है। अब सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? हमारे पास एक आता है वेरिएबल, सेपरेबल, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल के अंदर एक की पॉइंट बता रहा हूं, याद रखिएगा। वो की पॉइंट क्या है कि फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ y, ये जो दो हैं इनके बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। दे शुड नॉट हैव प्लस माइनस साइन, इससे पकड़ में आ जाएगा और वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। दूसरा आता है हमारे पास, उसे कहते हैं हम लोग होमोजीनियस। तो होमोजीनियस में हम लोग एक वर्ड यूज कर लेते हैं सेम पावर, ठीक है। ये की वर्ड्स हैं जो हमारी हेल्प करेंगे। और तीसरा आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दो टाइप की होती हैं, dy बाई डी एक्स, सिंगल y पहचानना, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कैसा होता है? इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e की पावर p dx, और सॉल्यूशन होता है y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ q आई एफ इंटू डी एक्स। इसकी दूसरी फॉर्म होती है dx बाई डी वाई प्लस p इंटू वाई, वाई की जगह अब यहाँ पे x आएगा इज इक्वल टू q। पहचानने की चीज़ ये वाला पार्ट, सिंगल y या सिंगल x, ठीक है। ऐसे में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e की पावर p dx की जगह अब होगा यहाँ पे dy, और जनरल सॉल्यूशन बिल्कुल इसी तरीके से है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy। तो भाई हमारा मेन फोकस तो ये रहने चाहिए, डिग्री और ऑर्डर ध्यान रखना। इसके ऊपर एक कीवर्ड बता दूं, डिग्री इज नॉट डिफाइंड जब dy बाई डी एक्स की टर्म कहीं लॉग, साइन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या e की पावर में अगर हमारा dy बाई डी एक्स बैठा हुआ है तो लिख देना डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे यहाँ दे रखा है डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, साइन के अंदर डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट और एक्सपोनेंशियल में भी। बाकी हम लोग सब एडजस्ट कर सकते हैं। तो
डिग्री एंड ऑर्डर के क्वेश्चन तो आप लोग इजीली हैंडल कर लोगे, हम सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन लेते हैं। अब मैंने 3 इक्वेशंस दे रखी हैं यहाँ पे, इन तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व करना है। अब हमारा पहला टारगेट ये आता है, हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये वेरिएबल सेपरेबल है, लीनियर है कि होमोजीनियस है। तब आप सबसे पहले देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, अभी इसको दिमाग में रखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, x के फंक्शन और y के फंक्शन में माइनस का यानी प्लस माइनस का साइन है। सो ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल तो बिल्कुल भी नहीं है, तो एक क्रॉस लगा दिया मैंने। अब देखेंगे हम लोग वेरिएबल सेपरेबल की पहचान, यहाँ पे भी x और y के फंक्शन के बीच में प्लस का साइन है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म नहीं है। दूसरी चीज मैंने बताई थी होमोजीनियस। अब होमोजीनियस में यहाँ देखो, यहाँ डिग्री नहीं दिख रही है हमें, पर एक फंक्शन दे रखा है, तो ऐसे में हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये होमोजीनियस नहीं है। यहाँ पे भी सिंगल y दिख रहा है, बट यहाँ सिंगल जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है, तो ये होमोजीनियस फॉर्म नहीं है। उसके बाद यहाँ पे डिग्री देखो, यहाँ 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, तो ये होमोजीनियस है, ठीक है। अब बच गया हमारे पास लीनियर। अब लीनियर वाले फॉर्मेट में क्या ध्यान रखना है कि भाई जब ये दोनों ही नहीं है तो ये लीनियर की फॉर्म कहला सकती है, और ये हमारी वेरिएबल सेपरेबल है और ये हमारी होमोजीनियस है। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। पहले वाले में क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करो, यानी यहाँ दे रखा है dx, यहाँ पे दे रखा है dy, तो dx के साथ सिर्फ x की टर्म रखनी है, इसको रिमूव करना है। dy ये y की टर्म है, इसको रिमूव करना है। रिमूव कैसे करना है, रिमूव वाली टर्म को डिवाइड करो, तो ये हमारे पास फॉर्म क्या बन जाएगी, 3e की पावर x dx, डिवाइड में ये आ जाएगा 2 माइनस e की पावर x, और दूसरी ये वाली टर्म जो है हमारे पास है sec स्क्वायर y अपॉन, ये टर्म भी डिवाइड में आ जाएगी, tan y, यहाँ पे dy आ गया। क्या हुआ, वेरिएबल्स सेपरेट हो गए, और सेपरेट होके आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ऑन इंटीग्रेटिंग हमारा आंसर आ जाएगा, जो आप लोग इजीली चेक कर सकते हो। तो बहुत हैवी चीज़ नहीं है, बाहर ले लीजिए कॉमन, ये हो जाएगा 2 माइनस e की पावर x dx, और ये हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर y tan y dy। क्योंकि ये क्विक रिवीजन है और इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पे छोड़ सकते हैं, जो आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हम लोग इसको देख चुके हैं कि ये लीनियर है। अगर ये लीनियर है तो इसमें 2 टाइप होती है, क्या ये dy बाई dx है या dx बाई dy है। तो इसके लिए आपको बता दूं, यहाँ देखो सिंगल y है, तो सिंगल y है, पहला काम है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को dy बाई dx बनाओ। तो dy dx से डिवाइड किया, सामने हो गया tan x माइनस y sec x, ये y की टर्म इधर आनी चाहिए, ये बन जाएगा dy बाई dx प्लस ऑफ y sec x, सामने बन गया tan x। तो भाई ये फॉर्म पहचान में इजीली आ रही है। यहाँ पे p की जगह sec x है, q की जगह tan x है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx, तो ये हो जाएगा e की पावर log sec x प्लस tan x, ठीक है। ये याद रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर e की पावर वाले कॉन्सेप्ट में e की पावर में log आ जाए तो हटा दीजिएगा, तो sec x प्लस tan x। तो जनाब इसके बाद भी आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री ऑर्डर के अलावा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ लेते हैं। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने निकाल लिया है, और अपना सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, जो आप इजीली टर्म्स को रख के इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो। अब हमारे पास बच गया हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन, जो कि होमोजीनियस है। बड़ा सिंपल तरीके से हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखना कि जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ x से डिवाइड कर देना। तो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ x यहाँ x स्क्वायर है, तो v डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा dy बाई dx, सामने हो गया y बाई एक्स, और नीचे 1 प्लस y बाई एक्स का
होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शो दैट इट इज़ होमोजीनियस, तो अगर आप y बाई एक्स के फॉर्म में लिख देते हो फंक्शन को तो वो होमोजीनियस होता है, यहीं पे छोड़ सकते हैं इसको। तो y बाई एक्स को हम लोग करने का तरीका क्या है, v लेना होता है, यानी y इज इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स भी हाथों हाथ रिप्लेस कर दो, v और x डी वी बाई डी एक्स। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो रिप्लेस की जाएंगी, ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं इसके अंदर, और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, सामने हो गया v 1 प्लस वी का स्क्वायर। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेबल में चला गया है, तो डी वी बाई डी एक्स सामने बन गया v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस ऑफ v, एलसीएम ले लेंगे, v माइनस वी माइनस ऑफ वी क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, माइनस का साइन वहीं छोड़ दीजिए, ये टर्म बन जाएगी डी वी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब, सामने माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। तो बच्चों ये तो बहुत दो बड़े सिंपल से इंटीग्रल्स हमारे सामने बच गए, और इन इंटीग्रल्स को इंटीग्रेशन, सिंपल वाले इंटीग्रेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, इन सब क्वेश्चंस के साथ हमें एक नई चीज़ देखने को मिल सकती है एग्जाम में, वो है इनिशियल वैल्यूड प्रॉब्लम। यानी इन सब प्रश्नों के साथ एक कंडीशन दे रखी होगी, जैसे x की जगह 2 है व्हेन y इज 0, और दे में गिव यू y इज 1 व्हेन x इज 0। देखो ये एक एग्जाम्पल है, इसकी जैसी टर्म्स हो सकती हैं। तो करना क्या है, आप इन तीनों के आंसर्स में देखोगे एक c जरूर आता है आखिरी में, कुछ भी ऐसे फॉर्मेट बनेगा। यहाँ पे ये सॉल्यूशन आने के बाद, जैसे मान लीजिए कुछ भी हमारा आंसर आया लाइक fx और यहाँ पे gy आ रहा है, कुछ ऐसा बन गया, अब आपको ये कंडीशंस को यहाँ पे अप्लाई कर देना, और इसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। और जब ये वैल्यू रखोगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आता है, वहाँ ये दोनों चीज़ें तो दिखेंगी, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होगी, जैसे 5, 7 जो भी वैल्यू आ रही है अपने पास फॉर एग्जाम्पल। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डिग्री, ऑर्डर, लीनियर, होमोजीनियस और वेरिएबल सेपरेबल। ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, होमोजीनियस में डिग्री सेम होनी चाहिए, अगर लीनियर है तो सिंगल एक्स और सिंगल वाई आइडेंटिफाई कर लेना। वेरिएबल सेपरेबल की पहचान है कि एक्स के फंक्शन और वाई के फंक्शन में प्लस माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है वेक्टर्स। तो भाई वेक्टर तो और भी मज़ेदार चीज़ है। वेक्टर्स के लिए ध्यान रखना, एक आप लोगों को वेक्टर कैसे बनाना है ये आना चाहिए, हाउ टू फॉर्म अ वेक्टर। इट इज़ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, कोई भी पॉइंट दे रखा हो, कोऑर्डिनेट्स डालें तो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, और z2 माइनस z1 के कैप। इस फॉर्मूले को याद रखना। और अगर ये वेक्टर ए बी है तो आप लोग को बता दूं, ये जो टर्म्स हैं इसको मैं अगर अभी ए बी सी बता दूं तो इन ए बी सी को आप लोग याद रखना, इन्हें कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर है। तो यहां पे की पॉइंट है, अगर टू वेक्टर्स आर पैरेलल तो आप याद रखना a1 b1 c1 और a2 b2 c2 प्रोपोर्शन में होंगे अगर वो पैरेलल हैं। तो यहीं पे एक की पॉइंट याद कर सकते हैं अपन, परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 b1 इंटू b2 c1 इंटू c2 मस्ट बी 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, दो वेक्टर दे रखे हैं, पैरेलल हैं कि परपेंडिकुलर हैं, तो इस फॉर्मूले से आप लोग ले सकते हो। तो वेक्टर्स के अंदर पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी थी। दूसरी चीज़ जो आती है हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइन आते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइंस को हम लोग यानी कि जैसे कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इनको हम लोग LMN भी कहते हैं। तो भाई इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर जो है वो 1 होता है, तो आपको कई बार एंगल दिया जा सकता है, या कभी आप लोग इस प्रॉपर्टी का यूज़ भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर डायरेक्शन रेशियोज़ हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तो A अपॉन रूट में A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये हो जाएगा B अपॉन रूट में A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और ये हो जाएगा C अपॉन रूट में A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। बच्चों ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ एक रिवीजन के लिए,
पढ़ रखा है हम लोगों ने, जस्ट एक बार रिकॉल करने के लिए है। तो रिकॉल करने के लिए डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन का इससे बेस्ट शॉर्टकट तरीका नहीं हो सकता। वेक्टर्स में और जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो है वेक्टर्स का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या होता है, हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, एक को हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और एक है वेक्टर प्रोडक्ट। अब जब हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये बड़ा सिंपल है, ए डॉट बी वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। वही ये होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो डायरेक्टली इसको तो याद रख ही सकते हो आप लोग, इसकी डेफिनेशन है। यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इससे हमें एंगल, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप एंगल की जो वैल्यू है, जो एंगल निकालना है वो इस फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा। वरना यहाँ पे भी एक तरीका होता है, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। तो यहाँ से आप साइन थीटा के टर्म्स में भी निकाल सकते हो। बट इसका जो की पॉइंट है जिसके ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा वो है एन कैप की वैल्यू निकालना। वो होता है ए क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू निकाल के उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। क्योंकि वेक्टर्स में इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनिट वेक्टर निकालना, मतलब उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो एक कंफर्म बनता है, इसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया गया। क्रॉस प्रोडक्ट की हमारी एप्लीकेशंस दो ही हैं, एक है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर ये दोनों वेक्टर्स हैं पैरेललोग्राम के, दो साइड्स दे रखी हैं, तो ये अगर हमारा पैरेललोग्राम है, वेक्टर ए बी जो हैं वो इसकी दो कोइनिशियल साइड्स हैं, तो आप इसका एरिया इस ढंग से निकाल सकते हो। और एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो इसका हाफ टाइम्स कर दीजिएगा ए क्रॉस बी। तो ये दो एप्लीकेशंस हमारी क्रॉस प्रोडक्ट में काम आती है। और वहीं डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो भाई आपको एक तो है एंगल, एक है अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। इसके ऊपर भी कंफर्म क्वेश्चन आएगा एक, ठीक है। दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट लेके इज इक्वल टू 0 रख सकते हो। इसमें जो तीसरी चीज होती है वो आती है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। याद रखना है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो हम लोग वेक्टर्स के अंदर जरूर देखेंगे, ठीक है, जिसके अंदर क्वेश्चन बन सकता है परपेंडिकुलर वाला, जैसे मैंने आपको बताया डॉट प्रोडक्ट के साथ है प्रोजेक्शन। और एक कंपोनेंट भी याद कर लेना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, तो वो होता है ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी के स्क्वायर और साथ में बी वेक्टर। तो भाई ये जो मैंने आप लोग को चीज़ें बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दो छोटी छोटी चीज़ें याद कर लेना कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट खोलना कैसे है। उसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है दो वेक्टर दे रखे हैं, तो a प्लस बी और a माइनस बी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो लैम्डा की वैल्यू बताओ। तो भाई ऐसे क्वेश्चन में देखो मार्क्स ऑब्टेन करने हैं तो एक तो a प्लस बी निकाल लो पहले, ये हो जाएगा 3i प्लस आई यानी कि 4i, ये हो जाएगा 4i प्लस जे यानी कि 5j, ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा के। ये वेक्टर तैयार हो गया। हम लोग यहाँ पे a माइनस बी वेक्टर भी निकाल सकते हैं, माइनस करना है यानी कि 3, ये हो जाएगा 2i कैप, ये हो जाएगा 3j कैप और ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा के कैप। अब ये कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एक ही फंडा याद करना है, डॉट प्रोडक्ट 0, यानी कि मैं a प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेने वाला हूँ a माइनस बी वेक्टर के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना, मल्टीप्लाई करना है, तो 4 के साथ 2, 5 इंटू 3, देन 2 प्लस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये कितना हुआ, ये हो गया 8, ये 15, ये 4 माइनस लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा का स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ रहा है 8 और ये हो गया 23, 23 और ये 27। तो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस √27 यानी 3√3 कह सकते हैं।
इस तरीके से आप जो है वो डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तो मेरा पर्पस था डॉट प्रोडक्ट को रिवाइज करवाना, ठीक है। अब ये एक हमारे पास दे रखा है डॉट प्रोडक्ट का, और दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट का दे रखा है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। तो हमें यहाँ पता है ये फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब ए क्रॉस बी निकाल के और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे खोलना है, ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा आई जे के पहला वेक्टर, ये ध्यान रखना जो आगे लगा है उसके कंपोनेंट्स यहाँ पे आएंगे, तो 1 1 1, और दूसरा वेक्टर है 2 3 4। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लो। डिटर्मिनेंट खोलना है 4 - 3 यानी कि 1 आई कैप, फिर माइनस ये हो जाएगा 4 - 2 2 यानी कि 2 जे कैप, और ये हो जाएगा 3 - 2 यानी कि 1 के कैप। तो मेरे पास ये एक वेक्टर रेडी हो चुका है, मैं 1 हटा देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने ए क्रॉस बी निकाल लेना है अगर सीधा सीधा लेते हैं तो, और इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं वो हो जाएगा रूट में 1 + 4 + 1। अगेन बच्चों बता रहा हूँ, मैं एक रिवीजन करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। आप लोग को जो बाकी वीडियोस हैं उसको देखना पड़ेगा, बट अभी एक क्विक रिकॉल के लिए ये सारी चीज़ें हैं अपने पास, 4 5 और 6। तो रूट 6 आ गया, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, i - 2j + k डिवाइड बाई रूट 6 डिवाइड बाई रूट 6 डिवाइड बाई रूट 6। एक की पॉइंट बता दूं, ये जो यूनिट वेक्टर है इसके आई जे के कंपोनेंट कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जैसे यहाँ बोला है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, यानी मान लो ये एन कैप है, ये कैसा है, परपेंडिकुलर टू ए, और एन कैप है परपेंडिकुलर टू बी, इसका मतलब एन कैप विल बी पैरेलल टू ए क्रॉस बी। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। तो ये है हमारे वेक्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब अगला टॉपिक है हमारे पास 3D। तो 3D के लिए हमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन पढ़नी है। अब स्ट्रेट लाइन देखते हैं। अब स्ट्रेट लाइन क्या होती है भाई, R = A + λm, ठीक है। अगर कोई लाइन दे रखी है और इसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा है, उसके कंपोनेंट हैं A, और हमारे पास एक वेक्टर इसके ऊपर दिया हुआ है, और इस वेक्टर का नाम है m वेक्टर। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे इसके वेक्टर फॉर्म को लिखते हैं। अगर ये कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं x1 y1 z1, और ये वेक्टर दे दिया जाए ai bj और ck, तो हम लोग इसको कंपोनेंट फॉर्म लिख लेते हैं x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, कि जैसे ये देखो लिखा हुआ है 2x + 1 = 3y - 2 = 4 - z। तो यहाँ पे हमारे डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज यहाँ नीचे बैठे हैं। तो भाई इसके नीचे तो कुछ है नहीं, इसके नीचे जो है अभी 1 लिख लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, x + 1/2 अपॉन 1, यहाँ 3 कॉमन है, y - 2/3 नीचे 1 है, यहाँ माइनस कॉमन है, z - 4 डिवाइडेड बाई 1। तो 2 3 और -1, इसका एलसीएम होता है -6। -6 से नीचे आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो या पूरे को डिवाइड कर दीजिए। तो 6 किया तो यहाँ आ गया 3 माइनस का 3, y - 2/3 ये बन गया माइनस का 2, और ये हो जाएगा z - 4 अपॉन 6। अब देखो ये बिल्कुल सही फॉर्म में आ चुका है। इस फॉर्म से कंपेयर करके आपको एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे पास लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं। तो डायरेक्शन रेशियो अपने पास ये डिनोमिनेटर में आ चुके हैं, और कभी भी किसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेना हो तो कॉन्सेप्ट याद रखना है, = लैम्डा लेके यहाँ से x, y और z की वैल्यू निकाली जा सकती है। इसका मतलब अगर एक पॉइंट है, डायरेक्शन रेशियोज हैं हमारे पास, तो हम एक लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट जो दूसरा आता है वो है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। अगर ये हमारे पास एक लाइन है और एक दूसरी लाइन और दे रखी है b + μ m2, इसको m1 कह लेते हैं। अब एंगल निकालना हो तो भाई वही फॉर्मूला cos थीटा m1.m2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ m1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ m2, ठीक है। एक क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर कि भाई लाइन के बीच में एंगल निकालिए।
दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा, वो है स्क्यू लाइंस। भाई वो लाइन जो ना तो पैरेलल है, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, तो ऐसे में हमारे पास इक्वेशन आती है। इन दोनों लाइंस को हम लोग पैरेलल कैसे देखेंगे? भाई m1 इज पैरेलल टू m2। पहले इस कॉन्सेप्ट को देख लो। अगर इनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शन में है तो पैरेलल कहोगे, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शन में नहीं है तो वो पैरेलल नहीं है। तो यहाँ से हमें पकड़ में आ जाएगा कि पैरेलल है कि नहीं। दूसरा, इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लेना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है जो आएगा ही आएगा, वो है b माइनस a डॉट m1 क्रॉस m2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ m1 क्रॉस m2। अब इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ठीक है। इसका मैं मॉड ले रहा हूं क्योंकि आंसर मेरे को पॉजिटिव में चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये जो न्यूमरेटर है b माइनस a डॉट m1 क्रॉस m2, अगर ये ज़ीरो आ गया, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, तो लाइंस क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। यानी सॉरी, ये मैंने लिखा था नॉट परपेंडिकुलर, यानी इंटरसेक्टिंग आएगा। तो अगर ना ही हमारी लाइनें पैरेलल हैं और ना ही वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनको कहते हैं हम लोग स्क्यू लाइंस। मेरे को इस बार लग रहा है ऐसा कि स्क्यू लाइंस के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। क्या वो लाइन स्क्यू हैं? तो उसके लिए पहले बता देना कि वो पैरेलल नहीं है। दूसरा, इसकी वैल्यू निकालना ज़ीरो नहीं आएगी, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो आ गई तो इंटरसेक्ट कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो एंगल भी निकलेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट हमारे पास एक आता है जिसके अंदर हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये ध्यान रखना 100% इसके ऊपर क्वेश्चन बनने वाला है। आपको सिर्फ इस वेक्टर फॉर्म में लाइन को लिख देना, ए बी सी क्या है वो लिख देना, m1 और m2 भी लिख देना, और फॉर्मूले के अंदर जो जो चीज़ें पूछी हैं कि भाई इन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है, फिर बीच में डॉट करने को बोला, और वो तो हम लोग वेक्टर्स में सीख चुके हैं। इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और हमें स्ट्रेट लाइन का याद रखना है, और वो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसका क्वेश्चन एक जरूर आता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ मैं, कि अगर एक हमारे पास 2 1 3 एक पॉइंट दे रखा है और एक लाइन दे रखी है हमारे पास, जैसे x माइनस 1/3, y माइनस 2/1, z प्लस 3/2, कुछ ऐसा है। तो हमसे पूछा गया है क्या भाई यहाँ से परपेंडिकुलर आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो इसको करने का प्लान क्या होता है? फर्स्ट स्टेप ध्यान रखना, इसको इज इक्वल टू लैम्डा रखते हो, तो उसमें से x की वैल्यू निकलेगी 3 लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू निकलेगी लैम्डा प्लस 2, और z की वैल्यू निकलेगी 2 लैम्डा माइनस 3। तो हमें सबसे पहले, अगर इसका नाम p है और इसका नाम q है, तो q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। बेटा ये सब मार्क्स स्कोरिंग भी है, इसीलिए मैं आप लोग को ये क्वेश्चन बाकायदा सॉल्व करके बता रहा हूँ। मेरे को लगता है ये आ सकता है। इसके बाद आप जानते हो कि PQ जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन के। परपेंडिकुलर मतलब डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे? ये दे रखा है और ये दे रखा है, तो क्या होता है x2 माइनस x1, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, और ये z2 माइनस z1। कुछ इस तरीके से आप डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो, जो कायदे से आएगा -1 लैम्डा प्लस 1 और 2 लैम्डा माइनस 6। बस इसके बाद का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। ये डीआर्स और लाइन के डीआर हैं 3 1 और 2, इनका डॉट प्रोडक्ट आप 0 कर देना, क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। इससे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू अजीब भी आ सकती है, बट जब बोर्ड में आएगा लैम्डा बड़ा सिंपल सा आएगा। जैसे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 9 लैम्डा माइनस 3, फिर लैम्डा प्लस 1, ये हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 4, 6 2 12 इज इक्वल टू 0। तो 9 10 14, ये हो जाएगा -3 -2 -14। तो एक कोइंसिडेंस निकला कि अपना भी यहाँ पे जो आंसर है वो बड़ा सिंपल सा आ रहा है। तो लैम्डा की वैल्यू 1 है, लैम्डा की वैल्यू 1 दे रखी है, तो पॉइंट निकल आएगा, इसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं। आगे चल के इसके ऊपर मिड पॉइंट फार्मूला लगा दोगे तो इमेज ऑफ द पॉइंट भी आएगा। इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में मेरे को लगता है आ सकता है। और फिर हमारे पास एक आता है एलपी के लिए बेटा एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इसके लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लेना जो z के फॉर्म में दे रखा होता है,
ठीक है, इसमें कांस्टेंट भी आता है। इसी को या तो मैक्सिमाइज करने को बोला जाता है या मिनिमाइज करने को बोला जाता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट टू आता है। अब सब्जेक्ट टू में लीनियर कॉन्स्टेंट्स आते हैं, जैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू C1, फिर A2x प्लस B2y, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू C2, कुछ इस तरीके से। इन्हें कहते हैं लीनियर कॉन्स्टेंट्स। और फिर x और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते बनते हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के MCQs आएंगे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। तो दो तरीके के आप लोग को डायग्राम के बारे में पढ़ा चुके हैं हम लोग भाई। एक तो हमारा बाउंडेड रीजन आता है, कोई टेंशन नहीं, और एक आता है अनबाउंडेड रीजन। जब अनबाउंडेड रीजन आता है, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखिएगा। जब भी ऐसा अनबाउंडेड आ जाए, जो भी हमारे पास टर्निंग पॉइंट आ रहा है, तो हम लोग इसकी इक्वेशन निकालते हैं, दैट इज ax प्लस by प्लस c। और ये कंडीशन आप लोगों को जब z के साथ एक लाइन बना देंगे, तो हमें ये चेक करना होगा देयर शुड नॉट बी एनी कॉमन पॉइंट। और वो z वाली लाइन जो है वो यहाँ बनानी बहुत ज़रूरी होती है। बड़ी माइन्यूट सी चीज़ है। आपकी NCERT में एक बड़ा पैराग्राफ दे रखा है, उस पैराग्राफ को रीड आउट कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर सीधा सीधा ग्राफिकल क्वेश्चन बनता है, जो हमारे लिए खुले मार्क्स हैं। इसीलिए आप लोग इसको बहुत ईजीली कर सकते हो। लास्ट और फाइनली हमारे पास जो चैप्टर आता है वो है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में हम लोग दो ही कैटेगरी में इस चैप्टर को बांट देते हैं। एक है इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, और एक डिपेंडेंट, यानी वो कंडीशनल में कहलाता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब A अगर B हो चुका है, यानी दोनों के इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय B। इस फॉर्मूले से आप लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। ये ध्यान रखना, ये हो चुका है, ऑलरेडी डन, ठीक है। और जहां तक बात है इंडिपेंडेंट की, ये तो मस्त क्वेश्चन है। इसकी क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे होता है, जैसे प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू टू स्टूडेंट्स हैविंग इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज ऑफ सॉल्विंग, सॉल्व करके बताइए। क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट हैं तो इनके ना होने की प्रोबेबिलिटी भी इंडिपेंडेंट होगी। एक होगा और दूसरा नहीं होगा तो भी इंडिपेंडेंट है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखते हुए इंडिपेंडेंट इवेंट के इस फॉर्मूले को याद करना है। ये हो या ना हो, इंडिपेंडेंट ही रहते हैं, दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता। तो यहाँ पे प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन, वो इंटरव्यू वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, वो विद रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अब विद रिप्लेसमेंट वाले ये होते हैं कि भाई बॉल निकाली, रंग देखा, वापस रख दिया, तो प्रोबेबिलिटी पे फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इस तरीके से आएंगे। और दूसरे होते हैं हमारे पास कंडीशन प्रोबेबिलिटी, जहां ये दे रखा होगा कि वन इज ऑलरेडी डन ऑन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर। पर इसमें जो इंपॉर्टेंट दूसरा पार्ट है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, PD शॉर्टकट लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, x नाम से एक रैंडम वेरिएबल होगा। रैंडम वेरिएबल की कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, ज़्यादातर वो वैल्यूज़ जो रहती हैं वो 0, 1, 2 कुछ इस तरीके से रहेंगी। आपको सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 पे, और इसको एक टेबुलर फॉर्म में लिखना होता है x और px के फॉर्मेट के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे जो भी वैल्यू आ जाए, जैसे 0, 1, 2 कुछ है और इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ आ रही है P1, P2 और P3। आपको एक तो ये ध्यान रखना है, इसके सम हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मीन पूछा जा सकता है, वैसे वो डिलीटेड है, फिर भी अपन लोग याद कर सकते हैं इसको। यानी ये अगर टर्म्स अपने पास दे रखी हैं, x1 ये है, x2 ये है, x3, तो आपको x1 P1, x2 P2, x3 P3 ये निकाल के इन सबको जोड़ लो। इसे हम लोग मीन के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बनते हैं। उसके लिए हमें जो है वो इंडिपेंडेंट के फॉर्मूले को याद करना है। और दूसरा फाइनली जो यहाँ पे आता है वो है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम।
और जिससे बाद में जुड़ा हुआ है बेस थ्योरम। ठीक है, इसके लिए जो है वो चैनल पे एक वीडियो भी दे रखी है मैंने, जिसके ऊपर आप लोग बेस थ्योरम पे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे क्वेश्चन देख सकते हो। मैं आप लोगों को टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के बारे में छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ। देखो होगा क्या कि जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास 3 बैग दे रखे हैं। एक बैग में रेड ब्लैक बॉल्स हैं 5 और 6, रेड एंड ब्लैक हैं 4 और 3, रेड और ब्लैक हैं 7 और 2, कुछ ऐसे दिया हुआ है। अब ये कहते हैं वन ऑफ द बैग इज सेलेक्टेड एंड अ बॉल इज ड्रॉन। तो पहले मेरे पास कुछ विकल्प हैं E1, E2 और E3। इसके बाद कहा जाता है द बॉल ड्रॉन इज रेड। अब रेड बॉल निकाली गई है, इसको मैं ए का नाम दे दूंगा। बड़ी सिंपल सी चीज याद रखिएगा। हमें कैसे पता करना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, यानी मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देन A अपॉन E2, ये वाली थ्योरम लगानी है, या मेरे को बेस थ्योरम पे जाना है। ये क्या है ए के बारे में, यानी अगर तुमसे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछते हैं तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है। बट अगर तुम्हारा क्वेश्चन पास्ट टेंस में दे रखा है तो वो जो है पास्ट टेंस मतलब हमें पता है ये हो चुका है। इट इज फाउंड दैट द बॉल इज रेड, इट इज फाउंड दैट द फेस ऑफ द कॉइन शोज अ हेड, इट इज फाउंड दैट द डाई शोज अ 6। तो ये फाउंड शब्द जो दिखेगा वो बेस थ्योरम पे ले जाएगा। बेस थ्योरम क्या बोलेगा आपको कि भी बताइए E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर ए हो चुका है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहती है E1 इंटरसेक्शन ए निकाल के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से डिवाइड कर दो। अब ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कारण हम लोगों ने पढ़ रखा है E1 एंड ए अपॉन E1। ठीक है, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ये पूरी की पूरी थ्योरम नीचे लिखनी है, E1 A अपॉन E1 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड A अपॉन E2। क्लियर? इस तरीके से हम लोग बेस थ्योरम के क्वेश्चन को कर सकते हैं। एंड फाइनली लास्ट कीवर्ड्स जो हमारे लिए एक पॉजिटिव पार्ट होगा, क्वेश्चन पेपर जब हमारे हाथ में आएगा हमें पहले 15 मिनट में उन क्वेश्चंस पे ही टिक लगाना है जो हमें आते हैं। ट्रस्ट में तुम्हें सारे आएंगे, बट जिन क्वेश्चंस पे तुमने पहले टिक लगा रखा है उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा आप लोग बाकी क्वेश्चंस को भी कर लेंगे। तो ध्यान सिर्फ ये रखना है, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, मोटिवेटेड हो। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो सारी चीज़ें, बट ये एक क्विक रिवीजन थी पार्ट 2 की। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों किताबों के बारे में मैं वीडियो बता चुका हूँ आप लोग को। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग किन क्वेश्चंस को पहले टारगेट करेंगे। तो पहले टारगेट करेंगे सारे इजी क्वेश्चंस को जो हमें आते हैं, और उसके बाद हमारे बाकी क्वेश्चंस भी आते जाएंगे। अब ये सारे रिवीजन को लेके आप लोग बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़ ऑफ माई चैनल। बाय।